हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के 8th चैप्टर के पार्ट 9 को, जिसमें हम पढ़ेंगे तारक काय और तारक केंद्र के बारे में, यानी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने सुना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक तारक मेहता है ना। हमारी बॉडी में भी एक तारक मेहता है, यानी कि हमारा तारक केंद्र और तारक काय, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के तारक मेहता की तरह रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, है ना, सेल डिवीजन के दौरान फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाँ या ना, हम बता चुके हैं ना, सेंट्रोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं इजीली। तो बच्चों, क्या होता है कि जैसा कि हमारी बॉडी में जो तारक काय है और तारक केंद्र है, आज हम उसके फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, आखिरकार इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारी बॉडी के तारक मेहता की, हाँ या ना। तो तारक काय या तारक केंद्र, जो तारक काय है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, जो तारक काय है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और तारक काय को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और जो तारक काय है वो बोलते हैं सेंट्रोसोम। गेट इट। अब क्या होता है, हम पता लगाएंगे कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम आखिरकार होते क्या हैं। दोनों सिमिलर से शब्द लग रहे हैं, हाँ है ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो होते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखें कैसे, तारक काय है ना, तारक काय क्या है, वह अंगक है ना, वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना है। यानी कि तारक काय वह संरचना है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना है, जिसको तारक केंद्र कहते हैं, है ना, तारक केंद्र कहते हैं। तारक काय, तारक काय, तारक काय एक ऐसी संरचना है जो दो बेलनाकार आकृति की या संरचना से मिलकर बने होते हैं, जिनको तारक केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई अच्छे से। तारक काय एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर दो बेलनाकार संरचना होती है, जिसको हम तारक केंद्र कहते हैं, या तारक काय दो तारक केंद्र से मिलकर बना हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। इसके चारों तरफ, है ना, तारक काय के चारों तरफ क्या है, एक क्रिस्टलीय द्रव्य होता है, जो किसकी तरफ होता है, इसकी परिधि की तरफ, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, परिधीय। क्या बोलेंगे, परिधीय। आया समझ में। क्या हुआ कि परिधि पर, इस तारक काय की परिधि के चारों तरफ एक क्रिस्टलीय द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसको हम परिधीय क्रिस्टलीय द्रव्य बोलते हैं। आया समझ में, यहां तक समझ में आया। दोनों तारक केंद्र तारक काय में, दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत है। मैंने इसको ऐसे बनाया है, हाँ या ना। तो हम समकोण का साइन कैसे दिखाते हैं, हम समकोण के साइन को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। भैया मैथ्स में पढ़ा है ना, समकोण को इस तरीके से करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे लंबवत, है ना। तो यहाँ पर अपन तारक केंद्र कैसे रखे हुए, एक दूसरे से किस तरीके से रखे हुए हैं, समकोण पर। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, और इनकी प्रत्येक संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। ठीक है, इसकी प्रत्येक संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसे होती है। अपन सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल। हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, है ना। ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं इसके बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में होते हैं, ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, हाँ है ना। कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिपलेट अरेंजमेंट में, जो अभी अपन आगे देखने वाले हैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और एक होता है ऐसे, कैसे, इधर देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें 9 ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है, हाँ है ना। इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये हमने इस वाली तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बना हुआ है। ये क्या है, हमारे ट्यूब्यूलिन है।
क्या है ये? ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन है हमारे, ठीक है, ट्यूबुलिन है। ट्यूबुलिन से यानी कि हम देख चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है, प्रत्येक यानी कि ये एक सूत्र है ना, ये एक सूत्र की बात करें, 9 सूत्र पाए जा रहे हैं, एक सूत्र कैसा है? एक त्रिक है। कैसे 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 कैसे? इधर देखेंगे अपन, ठीक है, इधर की तरफ देखेंगे, मैं बना रही हूं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। यानी कि जो एक ट्यूबुलर है वो कैसा है? वो कैसा है? एक त्रिक होते हैं, मतलब 3 उसमें फॉर्मेशन बनी हुई है। 1 2 3 एक ट्यूब्यूल, 1 2 3 दूसरा ट्यूब्यूल, 1 2 3 तीसरा ट्यूब्यूल, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये हमारा 9वां। ऐसा ही बोला हमने, यही लाइन पढ़ी अभी कि प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, पास के त्रिक आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो पास के त्रिक है, एक त्रिक दूसरा त्रिक कैसे जुड़ेगा? इसका फर्स्ट कॉर्नर इससे, इसका फर्स्ट कॉर्नर इसके लास्ट वाले से, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे, ये आपस में जो त्रिक है ये आपस में जुड़े हुए हैं, त्रिक आपस में जुड़े हुए होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग, जो तारक केंद्र है, ठीक है, ये जो तारक केंद्र है इसका अग्र भाग क्या होता है? प्रोटीन से बना होता है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसे धुरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धुरी। क्या कहते हैं? धुरी। यह परिधीय त्रिक के नलिका से, जो परिधीय त्रिक होती है, ठीक है, उसके नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, जो इसका अक्ष है, अग्रभाग ऐसे जुड़ा हुआ है पीछे वाले, इसका अग्रभाग इसके पीछे वाले से जुड़ा हुआ है, इसका अग्रभाग इसके इस वाले से जुड़ा हुआ है। आया समझ में? अब तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारीय भाग बनाता है। हमने पहले पढ़ लिया, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या बना रहे हैं? सीलिया और फ्लैजिला। अच्छे से देखा हमने लास्ट पार्ट में। इससे पहले जो पार्ट बना हुआ है उसमें आप देखोगे तो मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बता रखी, ठीक है। और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क तंतु उपकरण बनता है। अब ये क्या बोल रहा है? पहले ये देखो कि बैलगाड़ी की संरचना, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, तो ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह लग रहा है, ये हमने बात करी, ठीक है। कैसा लग रहा है? बैलगाड़ी के पहिए की तरह। अब आप ये देखो, है ना, 1 मिनट बच्चों, ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखो, ये आप जो संरचना देखो, ये कलर चेंज कर लूं, ये जो संरचना देख रहे हो ये सेंट्रियोल है। देखो, एक मिनट, 1 2 3, है ना, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके बना हुआ है, फिर ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लो, ये जोड़ दिया, कैसा लग रहा है? बैलगाड़ी के पहिए की तरह लग रहा है, लग रहा है ना, बैलगाड़ी के पहिए की तरह। तो जो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, उसका अपना एक मीनिंग है। और मैं इसीलिए, जो बच्चे कहते हैं ना मैडम आप तो पूरा, 1 मिनट, हाँ, कि जो बच्चे कहते हैं कि अरे मैम आपने तो क्या कर रखा है, आपने तो क्या कर रखा है कि भाई पूरा का पूरा जो कॉपी बुक है उसको क्या कर रखा है? कॉपी पेस्ट कर रखा है ना बच्चों। इसीलिए कॉपी पेस्ट किया हुआ है ताकि चीजें आपको समझ में आए, है ना। किस लिए कर रखा है? इसीलिए कॉपी पेस्ट कर रखा है ताकि चीजें आपको समझ में आए, ताकि आप क्या करो, गलती ना करो, है ना। 1 मिनट, इसको सही कर लूं एक बार, बस होने वाला है, होने वाला है, बस अपना हो गया। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से जो है सेंट्रियोल होता है, किस तरीके से सेंट्रोसोम होता है। अब अपन को क्या देखना है? एक और चीज यहाँ पर देखिए आप, अच्छा सॉरी, 1 मिनट, इसको बच्चों एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया, डन, ठीक है।
तो ये अपना क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर एक लाइन बोल रहा है कि और तक तंतु जंतु कोशिका विभाजन में उपकरण से बनता है। अब जंतु कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन आप इधर देखो, ठीक है। यहाँ पर अपना ये सेंट्रियोसोम है, ये सेंट्रियोसोम है, यहाँ पर अपनी मेटाफेजिक प्लेट है, यहाँ पर अपने क्रोमोसोम है जो भी अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद में ही न्यूक्लियोसोम के साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है। इस तरीके से अब ये यहाँ से क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, हाँ है ना, ये स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ये स्पिंडल फाइबर बनेगा और ये क्या करेगा, आगे जाकर को इसको ऐसे केंद्र की मतलब ये ध्रुव की तरफ लेकर जाएगा, अपने ध्रुव की तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये फंक्शनल होता है, क्या होता है, इसी तरीके से ये फंक्शनल होता है। आया समझ में कि भाई इस तरीके से इसका काम होता है मेनली। एक तो सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है इस चीज़ के लिए। अब और एक लॉक्यूमेशन के लिए, गति करने के लिए। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अपन बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जो नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आती है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आती है। जैसे कि हम देखें, खोज, कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज हमने पहले पढ़ लिया था। स्टार्टिंग जब चैप्टर देखा था कोशिका, उसमें मैंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, एक ब्राउनी सर्च करी थी, है ना, एक ब्राउनी सर्च करी थी, यानी कि ब्राउनी यानी कि न्यूक्लियस सर्च किया था, यानी केंद्र में। आया समझ में। तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ठीक है। बाद में फ्लेमिंग, ठीक है, बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को, ठीक है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो अपने साइड में जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो, कि जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है वो क्षारीय रंग से रंजित होता है। किससे होता है, क्षारीय रंग से। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपन इग्नोर मार देते हैं, जो अपन इग्नोर मार देते हैं कि अरे ठीक है ना, क्षारीय रंग है ना, ठीक है। क्षारीय रंग से रंजित होता है, जब क्वेश्चन आता है तब आंखें खुल जाती है, अरे शिट, पहले पढ़ लेता तो हो जाता, पहले पढ़ लेता तो ये क्वेश्चन कर लेता, या पहले पढ़ लेती तो ये मेरे 2 नंबर नहीं जाते। समझ में आ रहे हो। तो क्षारीय रंग से रंजित होता है, उसे हम क्रोमेटिन का नाम देते हैं। क्या देते हैं, क्रोमेटिन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड ले लेते हैं आज, ठीक है। एक स्लाइड हमने ली, हाँ, इस तरीके से हमने ठीक है, ये हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये हमारी कोशिका है, ये ER है, ठीक है, ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। अब क्या होता है कि ये बोल रहा है क्रोमेटिन के बारे में, ठीक है, क्रोमेटिन के बारे में बोल रहा है। तो क्रोमेटिन को पढ़ने के लिए अपन एक और स्लाइड ले लें, ये लो, ठीक है। क्रोमेटिन को पढ़ने के लिए अपन एक और स्लाइड लेते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसको बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन को बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन कैसा होता है, थ्रेड यानी कि धागे नुमा संरचना, इस तरीके से, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, धागे नुमा संरचना होती है, पहली बात। और जो क्रोमोसोम का असल मटेरियल है, जो मेन कंपोनेंट है, मेन मटेरियल है, ठीक है, मेन मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम का मेन मटेरियल है वो क्या है, क्रोमेटिन। मतलब मेन जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन। समझ में आया। सॉरी। अब क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कुछ तो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना, कुछ तो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
सबका अलग अलग काम है, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब जो बच्चों डीएनए है हमारा, है ना, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इससे क्या होता है, सराउंडिंग में इस तरीके से, ठीक है, लपेट लेते हैं। जैसे एक पत्थर पे अपन धागा लपेटते हैं, जैसे एक पत्थर पे भैया, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सकरात आती है, मांझा मिल जाता है, पतंग कटी, मांझा मिल गया, आंटी बनानी नहीं आती, आंटी बनानी नहीं आती। ये बहुत देसी शब्द है जो सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो गांव का बंदा हो, लेकिन बात ऐसी करते हैं, अरे आंटी बना ले, है ना। या फिर कटी हुई पतंग का जो मांझा होता है वो अपन एक पत्थर पे बांध के रख लेते हैं, जिससे छोटे बच्चे को अपन को देना हो, तो आंटी बनानी नहीं आ रही है, आंटी उलझा लेता है, तो अपन क्या करते हैं कि स्टोन पे लगा के उसको दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर भी यही है कि भैया कटी हुई पतंग है, ये कटी हुई पतंग है और इसका धागा जो है वो मेरे पास है, और मैंने क्या किया, इसको एक पत्थर पे लपेट दिया। इस पत्थर का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो धागा है वो है हमारा डीएनए, वो है हमारा डीएनए। तो ये मिलके जो बना रहे हैं वो बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ होगा, वो जो संरचना होगी वो कहलाएगी न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने नाम दिए, अपनी अपनी बातें बताई है। लेकिन जो मेन बात है, जो मेन मत है, वो बोला गया है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी संरचना है जो एक माला में क्या बने हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। क्या है, मोती लगे हुए हैं। ये न्यूक्लियोसोम के बारे में बोला गया कि न्यूक्लियोसोम क्या है कि एक धागे नुमा संरचना में अलग अलग बीड्स हैं। ये लो, ठीक है, ये तो है स्टोन प्रोटीन, और जो थ्रेड है ना, ये है हमारा डीएनए। यहां तक समझ में आ गया न्यूक्लियोसोम किसको बोला, है ना। अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियोसोम जब डीएनए में या हमारी कोशिका में इसी तरीके से है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये अभी किसी भी बीट से लिपटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये खुला हुआ पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये खुला हुआ है, एकदम ढीला सा एक सूत्र है, एक धागा है, कौन, क्रोमेटिन, एक ढीला सा सूत्र है, एक धागा है। इस सूत्र को यदि मैं, ठीक है, इस सूत्र को यदि मैं इस क्रोमोसोम में डाल दूं तो ये कैसा हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंडेंस्ड। अभी कंडेंस्ड का क्या मीनिंग है मैडम, ये कंडेंस्ड का क्या मीनिंग होता है, देखो बच्चों, जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि जो 2 मीटर का हमारा ये होता है ना, क्या, डीएनए जो होता है 2 मीटर का होता है ना। अब 2 मीटर छोटी सी कोशिका में कैसे जाएगा, है ना, 2 मीटर छोटे से जीनोम में ये हमारा जो एक सेल है उसमें कैसा आएगा। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस हो जाता है। जैसे कि अपन अंटी बना रहे तो जो इतना बड़ा धागा था, देखो जो इतना बड़ा धागा था, अब वो अंटी में इतने से में रह गया। भाई जो अपन ने धागे की अंटी बनाई, इतना बड़ा धागा अपन ने अंटी में कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया, अंदर की तरफ कंडेंस्ड हो गया, है ना। जो अंटी बनी वो हो गया हमारा क्रोमोसोम, और जो कंडेंस्ड हुआ वो हो गया हमारा क्रोमेटिन। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, क्रोमेटिन के बारे में समझ में आ गया, न्यूक्लियोसोम के बारे में समझ में आ गया। अब क्या होता है, न्यूक्लियोइड अभी पढ़ेंगे आगे, रुको, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ अपना, ठीक है, ये हमारा क्रोमेटिन हो गया। अब जो डीएनए है, अब यहां पर ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। अब ये क्या होता है, आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होता है,
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हाँ या ना, डबल मेम्ब्रेन है भाई, 2 लेयर है ना, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, है ना। ये वाली मतलब एक ही है, ये मैंने बीच में से तोड़ दी तो ये दोनों एक ही है, ये वाली ऐसे, ठीक है। इसको अलग और उसको अलग मत ले लेना, ठीक है, ये इसी के साथ में है, ये मैंने तोड़ दी ना यहाँ। 1 मिनट बच्चों, ये देखो, हाँ 1 मिनट, अब देखना, ठीक है, इस तरीके से, ये लो, ये लो, ठीक है, ये एक साथ ही है। ओहो 1 मिनट, क्या करते हैं कभी कभी अपन भी, है ना, गलतियां कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक ही है, अपनी डबल मेम्ब्रेन है। अब क्या होती है, दोनों के बीच में एक कुछ भरा हुआ होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेस, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेस, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है ना, इसके अंदर भरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है ना, सेमी सॉलिड होता है, ना तो ये लिक्विड होता है ना ये सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी कोशिका में भी एक कुछ भरा हुआ होता है, एक द्रव्य भरता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल, है ना, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल बोलते हैं। अब दिक्कत रहेगी क्या, जो केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है, जो केंद्रक में द्रव्य पाया जा रहा है वो केंद्रक द्रव्य है, जो कोशिका में पाया जा रहा है वो कोशिका द्रव्य है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमारी, हाँ है ना, यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पर कुछ एक डार्क, है ना, कुछ डार्क बॉडीज से दिखती है ना, ये डार्क होते हैं। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना जब न्यूक्लियस को, तो यहाँ पर एक डार्क जोन मिलेगा, है ना, इस डार्क जोन को हम बोलेंगे केंद्रिका, जिसको आप बोलते हो केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। इस डार्क कंडेंस्ड एरिया को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है बच्चों, इस न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है, आरआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए किस में हेल्प करता है आपको पता है, और कुछ प्रोटीन, है ना, ये कुछ प्रोटीन है जो यहाँ पोर्स के जरिए, जो न्यूक्लियर पोर है ये क्या करता है, आवागमन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो कुछ प्रोटीन्स, है ना, कुछ प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस छिद्रों के द्वारा, इन पोर्स के द्वारा इस आरआरएनए में, यानी इस न्यूक्लियोसोम में, सॉरी जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोसोम नहीं, जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे। देखो इधर बता देती हूँ जगह, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर, ठीक है, ये है अपने केंद्रक में, अपने केंद्रक में एक डार्क पार्ट है, यहाँ पर होता है आरआरएनए। ओहो निशा जी क्या कर रहे हो, ठीक है, ये होता है आरआरएनए। अब आरआरएनए में कुछ प्रोटीन ऐसे जाएंगे, ये लो प्रोटीन गए, ठीक है। आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, मैंने आपको बताया, ये देखो आरएनए और प्रोटीन मिलकर के कौन सी संरचना बनाते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, इसी चैप्टर में पढ़ाया है कि जो आरएनए है और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाता है अपना राइबोसोम, है ना। यहां पर आरआरएनए भैया स्पेसिफिकली कि आरएनए के 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम के सिंथेसिस में, है ना, आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं, न्यूक्लियोलस में बनाते हैं। कहां बनाते हैं, इस न्यूक्लियोलस में बनाते हैं। गेट इट, आया समझ में। हमने क्या किया, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में आरआरएनए है, यानी कि ठीक है आरआरएनए बनेगा, आरआरएनए के बाद कुछ प्रोटीन मिलेंगे और यहां पर क्या मिलेगा, ये प्रोटीन मिलकर के क्या बना देंगे, राइबोसोम बना देंगे, है ना। क्या बनाएंगे, राइबोसोम बना देंगे, हाँ है ना, राइबोसोम बन गया। यानी कि आपसे पूछे कि जो राइबोसोम बनता है वो कहाँ बनता है न्यूक्लियस में, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में बनता है, केंद्रिका में बनता है। ये लो बन गया, किसके द्वारा बनता है, आरआरएनए के द्वारा और प्रोटीन के द्वारा। कहाँ पर मिलता है, न्यूक्लियोलस में। तो मुझे बताओ कि जितना न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा किसी कोशिका में उतना ही आरआरएनए होगा,
है ना। जितना किसी कोशिका में न्यूक्लियोलस होगा उतना आरआरएनए होगा, है ना। और जितना आरआरएनए होगा उतना प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम बनाएगा। हम बोल सकते हैं ये बात, बिल्कुल क्लियर बात है ये हमने बोल दी यहाँ पर, ये सब चीजें समझ में आ गई। अब चलो अपने इस पे स्लाइड पे, ठीक है। क्रोमेटिन अंतरकाल अवस्था केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रोमेटिन हमें कब मिलता है देखने को, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, है ना। यहाँ पर अपन एक और स्लाइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, स्लाइड लेने में क्या है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक ये होता है सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल होता है, ठीक है। सेल साइकिल में दो मेन फेज होती है, एक होती है एम फेज और एक होता है आई फेज, यानी कि इंटरफेज, है ना। इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था, अभी हमने देखी अंतरावस्था क्या होती है, ये अंतरावस्था, ठीक है। आई यानी कि इंटरफेज, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज है, अंतरावस्था है, और ये एम फेज है यानी कि माइटोटिक अवस्था, ठीक है, मियोसिस अवस्था। अब क्या होगा, ये जो अंतरावस्था है इसमें भी तीन वो होते हैं। अभी अपन जब अपना टॉपिक है पूरा, यहाँ पर होगा G0 G1, ये एक जैसा ही होता है लगभग, ये हो गया हमारा S और ये हो गया हमारा G2, ठीक है। G1 G0 ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, S जहाँ पर सिंथेसिस होता है, और G2 ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपनी इंटरफेज है, अंतरावस्था है, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डीएनए है ना, जो हमारा डीएनए है वो कैसी अवस्था में होगा, विभाजित नहीं होगा, है ना, विभाजित नहीं होगा, अविभाजित कोशिका में होगा, सॉरी अवस्था में होगी, रुको एक मिनट, अविभाजित, ठीक है, अविभाजित यानी कि डिवीजन नहीं हुआ है। तो ऐसी अवस्था कौन सी है हमारी, क्रोमेटिन है। यानी कि आपसे पूछा जाए क्रोमेटिन कौन सी अवस्था में पाया जाएगा सेल साइकिल की, तो आप बोलोगे अंतरावस्था में, इंटरफेज में। याद रखने वाली बात है, नीट में क्वेश्चन आते हैं ऐसे घुमा फिरा के, ठीक है। हो गया हमारा क्लियर, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। जिसका विभाजन नहीं होता है, अत्यधिक फैली हुई, बहुत सारी, क्योंकि मैंने आपको बताया थ्रेडनुमा संरचना है, बहुत बड़ा धागा हमने मंजे से पतंग से, सॉरी बहुत बड़ा मांझा अपन ने कटी हुई पतंग से पकड़ा था। विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु, मैंने कहा ना न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन बनाया, मतलब सॉरी न्यूक्लियर प्रोटीन क्या, अपना स्टोन प्रोटीन बनाया, ठीक है, जिसको हमने क्रोमेटिन कह दिया। यहां तक की बात क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे, केंद्रिक, जिसको अभी हमने बताया, क्या बताया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं होती है, जो न्यूक्लियोलस होता है बच्चों, ठीक है। ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, यहां लिख देती हूं न्यूक्लियोलस, फाइन। न्यूक्लियोलस केंद्रिक, अभी मैंने बताया इसके बारे में, जिसे केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों का बना होता है, जो केंद्रक आवरण है वो दो समांतर झिल्लियों का बना होता है। इनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 10 to 50 नैनोमीटर का गैप पाया जाता है, जिसे हम परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य, यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म व कोशिका द्रव्य के बीच, है ना, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में अवरोधक का कार्य करते हैं, है ना। किसका कार्य करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। बाहरी झिल्ली सामान्यतः अंतः द्रव्य जालिका से सतत रूप से, ये किसकी बात कर रहे हैं, यहां देखो, एक मिनट पीछे चलें, ये बात कर रहे हैं इन दोनों की, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोलस की बात नहीं हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है जो बाहरी झिल्ली है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसके साथ में काम करेगी, ईआर के फॉर्मेशन में। भाई ईआर कल बात करी थी हमने, जब ईआर पढ़ा था, एंडोसोम मेम्ब्रेन पढ़ी थी जब, भाई अंदर की तरफ, है ना, तो हमने बोला था कि जो ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है बाहरी झिल्ली, है ना, जो क्या कर रही थी, रफ ईआर बना रही थी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट थे, है ना, इस पे भी राइबोसोम प्रेजेंट थी, यहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बाहरी झिल्ली है, केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है, वो किसके साथ फॉर्मेट कर रही है, वो कर रही है ईआर के साथ में,
ये बात बोली थी हमने, यही बात हमारे यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो भारी झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसा कि अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाती है, और क्या होती है, छिद्र बनते हैं न्यूक्लियर पोर, उससे क्या हो जाती है, जो दोनों मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है ना, एक फिर गैप आ गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों को संलग्न करते हैं, है ना, दोनों झिल्लियों को करते हैं। देखो पहले ऐसे होते हैं, मान लीजिए अपने पास ये दो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, हमने बोला दोनों में पोर क्रिएट हो गया, तो पोर क्रिएट हो गया, ये लो भैया, ठीक है, हमने बोला पोर क्रिएट हो गया, बोला ठीक है पोर क्रिएट हो गया, तो ये लो, अब क्या हुआ, दोनों को मिला भी रही है और दोनों को अलग भी कर रही है, दोनों मिल भी गए और अलग भी हो गए। क्लियर हो गई बात। इन छिद्रों से होकर आरएनए, जो कि राइबोसोम का निर्माण करेंगे, आरएनए प्रोटीन अणु केंद्रक व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, या केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में जाते हैं। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, कुछ जो परिपक्व कोशिकाएं, जो मैच्योर सेल्स हैं, वो क्या होती हैं, केंद्रक से रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों में रक्ताणु, आपको पता है आरबीसी में, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आरबीसीज होती है हमारी, है ना, आरबीसीज होती है इरिथ्रोसाइट, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये आरबीसी की कोशिका है ना, गलत लिख दिया, आरबीसी की कोशिका है, आरबीसी में आपको पता है ऑक्सीजन का आवागमन होगा, है ना, तो हीमोग्लोबिन चाहिए, पता है ना भैया, हीमोग्लोबिन चाहिए, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या होता है, भरा रहता है। अब हीमोग्लोबिन के लिए स्थान चाहिए, तो केंद्रक कहाँ से लाएगी वो, इसीलिए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इसके अलावा आपको पता है, मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाए थे, प्लांट कोशिका पढ़ाई थी, उसके अंदर हमने देखा था सीव ट्यूब सेल्स, जाइलम फ्लोएम वाला, याद आ रहा है वो बात, सीव ट्यूब सेल्स में भी हमने बात करी थी कि केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं याद आ रहा है, वापस से पीछे जाओ, इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बना लो, नोट्स बनाओगे दिमाग में फीड हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो हाँ सुना उस समय याद, अरे बहुत अच्छा पढ़ाया मैडम ने, अरे मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा, अरे मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैडम पढ़ा रही है अपन को, ऐसा नहीं होता है बच्चों, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड का जो ये है ना पावर जो है इसको थोड़ा सा फैला के रखो, है ना, ताकि चीज़ें इसमें एंटर हो सके, अच्छी चीज़ें, पढ़ाई हुई चीज़ें जो आपको फ्यूचर बनाएगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ही इधर इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन बनता है इधर, ओके। फिर केंद्रीय आधात्रिय केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है, अभी हमने देख लिया क्रोमेटिन कैसे मिलेगा, गोलाकार केंद्रक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोलस, केंद्रिका झिल्ली रहित, सुन लो, केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना, यानी कि जो न्यूक्लियोलस है उसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो ऐसे ही छित्ता बित्ता गोलाकार संरचना है बस, है ना, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, जिसका द्रव्य केंद्रक में सतत संपर्क में रहता है, जिसका जो द्रव्य है वो केंद्रक के संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु, इंपॉर्टेंट, जो न्यूक्लियोसोम है, जो न्यूक्लियोलस है वो क्या करता है, राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है, फाइन। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण में करती है वो बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं, यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण में, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, यानी कि आपको ये पता लग गया ना, जहाँ न्यूक्लियोलस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आरआरएनए का सिंथेसिस होगा, आरआरएनए का सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम भी ज़्यादा बनाएगा, यानी कि जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होगा, राइबोसोम कब काम आता है, राइबोसोम कब आता है, एमआरएनए के साथ अटैच करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है ना, तो प्रोटीन संश्लेषण ज़्यादा होगा तो राइबोसोम की ज़्यादा जरूरत होगी, तो न्यूक्लियोसोम ज़्यादा होगा, हाँ या ना, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया है, हाँ या ना, ये पढ़ लिया अभी हमने, ये डायग्राम हमने देख लिया। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये हमने बात कर ली हिस्टोन प्रोटीन की।
इसके अतिरिक्त उनमें हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है और कहीं जगह आरएनए भी, जब डीएनए तो आरएनए भी मिलेगा, हाँ है ना, ये क्लियर बात। तो हमने क्या बोला, क्रोमोसोम। तो मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर, मैंने बोला था 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जा रहा है, भैया 2 मीटर लंबा डीएनए है, वो कैसे पूरा रहेगा भैया, इतना बड़ा धागा, इतना बड़ा मांझा मैंने पकड़ा उड़ती हुई पतंग से, अब मैं उसको लपेटूंगी तो सही ना, ऐसे छित्ता बिता रखूंगी तो कहीं पर भी चला जाएगा, टूट जाएगा, हाँ है ना। तो इसको मैंने क्या किया, कंडेंस कर दिया, है ना, इसको मैंने अंटी बना डाली और अंटी बना करके मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया। और ये क्या बन गया हमारा, इसके अंदर क्रोमेटिन है, हाँ है ना, क्रोमेटिन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बीड्स लगे हुए हैं और ये जो क्रोमेटिन को ढके हुए है ये हमारा कहलाता है क्रोमोसोम। बात समझ में आई। तो सूत्र जो होते हैं हमारे पास 46 होते हैं, ये तो पता है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे पास पाए जाते हैं। नहीं पता है ना तो बहुत शर्म की बात है, नहीं पाए जाते हैं, बहुत शर्म की बात है, लेकिन शर्म नहीं करना क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बच्चों, बेसिक से। देखो होता है कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता चीज़ें, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि जो सामने वाला हमें पढ़ा रहा है उसकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, हम लिंक अप नहीं हो पाते, हम को रिलेट नहीं कर पाते, हम कनेक्ट नहीं कर पाते किसी की बातों से, किसी के समझाने के तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी रीज़न से, हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो, है ना, फाइनेंशियल इशू हो, मन नहीं लगता स्टडी में, लगता है कि ये कर लें तो ऐसा कुछ हो जाए, घर वालों की हेल्प हो जाए, ऐसा कुछ चलता रहता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एक मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें इतना गिराने की कोशिश करते हैं, इतना कुछ हमारे लिए कहते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देना बेसिकली, है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना छोड़ देते हैं और उनकी बातों में इन्फ्लुएंस आकर करके और हमारा करियर बिल्कुल चौपट हो जाता है। जो हमारे पेरेंट्स की जो अभिलाषाएं होती हैं हमसे जुड़ी हुई, वो सब खत्म हो जाती है ना। तो बेटर क्या है बच्चों कि जो चीज़ें आपको जहाँ से मिल रही है अच्छी चीज़ें, मैं हमेशा एक बात जरूर बोलती हूँ, अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें आपको हर तरफ से मिलती है, हर कहीं से मिलती है। अच्छी चीज़ें भी आपको अच्छी हर जगह से मिलती है, बट ग्रहण करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ ले रहे हो, है ना। जैसे मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल रही हूँ, जैसे अब मैंने बोला था तारक मेहता वाली बात, है ना, तारक मेहता वाली बात बोली और तारक केंद्र, तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे तारक मेहता है, ये तारक मेहता, कुछ खो गए। खोने के लिए नहीं बोला था, तारक मेहता को जब आप यदि कोई देख रहा है तो वो तारक काय को याद करे, हमारी कोशिका के तारक काय को याद करे। मेरा मेन मुद्दा ये था, मेरा मेन नजरिया ये था। अब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप तारक मेहता के बारे में सोच रहे हो या आप तारक मेहता को देखते हुए हमारे तारक काय के बारे में सोच रहे हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। गेट इट? आया समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो सेम हियर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम के बारे में। तो 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े हम पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो हमने बात करी थी अभी यहाँ पर ऐसा एम फेज में, यहाँ पर अपना जो होता है सेल डिवीजन होने लगता है और सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। और जबकि इस वाले फेज में तो क्या होता है बच्चों? क्रोमेटिन होता है, हाँ है ना। ये अभी कंडेंस नहीं होता, ये अभी उड़ रहा है, मांझा कटा नहीं है, अभी विभाजन नहीं हुआ। जो मांझा है, पतंग कटी नहीं है, इसलिए धागा जो है, मांझा जो है अभी उछल रहा है। और जैसे ही पतंग कटी यानी कि सेल डिवाइड हो गई, अब इसको अंटी में जाना पड़ेगा, अब इसको अंटी में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स गुणसूत्रों का फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यही बोला हमने, यही बात हो रही है यहाँ पर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे हम गुणसूत्र बिंद कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोलो तो बच्चों, जो हमारा ये जो है ना, ये जो है हमारा, ये जो बीच में ऐसा 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 ये जो एक बिंदु है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर की वजह से क्या होता है? गुणसूत्र के टाइप्स होते हैं। ये एक सेंट्रोमियर जो बीच का केंद्र है ना, गुणसूत्र के मध्य में, उसकी वजह से गुणसूत्र के प्रकार बदलते हैं, अभी अपन देखेंगे। इस पर बिंब आकार के संरचना मिलते हैं जिसे काइनेटोकोर भी कहते हैं। अब कैसे हुआ? ये देखो, ये है हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है। एक मिनट रुको, अपन एक वही ले लेते हैं ना, पेज ही, यहां देखो, ठीक है। है ना, मैं ऐसा बना रही हूँ, ऐसा क्यों बना रही हूँ भी बताती हूँ।
ये सब चीजें दोनों बराबर हो जाएगी, याद भी रहेगा कि हुआ क्या है, ये जो है हमारी मेटाफेजिक प्लेट, फाइन, ये है हमारे क्रोमोसोम, ठीक है, ये है हमारा सेंट्रोमियर, फाइन। अब क्या होता है कि इधर देखो बच्चों, एक और है ना, इधर देख लो, ठीक है, इधर बता देती हूँ। एक होती है बड़ी आम, इसको भी छोड़ दो, इधर देखो, एक होती है छोटी आम, एक होती है बड़ी आम, एक होती है छोटी भुजा, एक होती है बड़ी भुजा। जो छोटी भुजा उसको हम बोलते हैं पी, और जो बड़ी भुजा उसको हम बोलते हैं क्यू। ये याद रखना, क्यू आम और पी आम। जो छोटी भुजा है उसको हम बोलेंगे पी आम, जो बड़ी भुजा है उसको हम बोलेंगे क्यू आम। पी क्यू, देखो पी पहले आता है, क्यू बाद में आता है, ठीक है। पी आम छोटे में, क्यू आम बड़े में। जैसे 1 2 3 4 यानी कि बढ़ रहे हैं ना नंबर, 2 से बड़ा 3, पी से बड़ा क्यू, यानी कि पी छोटा क्यू बड़ा, तो छोटी आम पी, बड़ी आम क्यू, याद रहेगा पक्का। तो यहाँ पर अपना पी और क्यू आम है। अब क्या बोल रहा है ये, एक इस पे यहाँ पर एक काइनेटोकोर होता है, ये लो, ये बना दिया काइनेटोकोर। अब इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, यहाँ देख लो काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर इस सेंट्रोमियर के ऊपर लगी रहती है। ये काइनेटोकोर क्या करती है, जब विभाजन होता है, क्योंकि गुणसूत्र तभी बनते हैं, गुणसूत्र बन गए यानी कि विभाजन वाली काम चल रही है, तो विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर है ना, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये लो स्पिंडल फाइबर, ये लो स्पिंडल फाइबर, है ना। एक स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है। ये क्या करता है, इसको ध्रुव की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ। क्या करता है, ये ऊपर की तरफ पुल डाउन करता है और ये ध्रुवों की तरफ चल जाता है। गुणसूत्र विभाजित होकर के गुण ध्रुवों की तरफ चल जाते हैं और बाद में कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाएं बन जाती है, जो अपन कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में बात करेंगे। बस काइनेटोकोर का वो बताया मैंने किस तरीके से कार्य करता है। तो बच्चों काइनेटोकोर, अरे 1 मिनट भैया, है ना। तो इस बिंब पे आकर पे संरचना बोलते हैं, इसको काइनेटोकोर कहते हैं, मैंने बता दिया। तारक काय गुणसूत्र में दोनों आधे गुणसूत्रों को एक बिंदु से पकड़कर रखना चाहता है, एक बिंदु से पकड़ के रखना चाहता है। जो स्पिंडल फाइबर है ये एक बिंदु से पकड़ के रखना चाहते हैं, ये काइनेटोकोर है हमारी, है ना, ये हमारी काइनेटोकोर है। आया समझ में, फाइन। गुणसूत्र बिंदुओं की स्थिति यानी कि सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र बिंदु बोले तो सेंट्रोमियर के आधार पर क्या है, गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। याद रखने वाली बात है कि जो सेंट्रोमियर है उसके अरेंजमेंट के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। मध्य सेंट्रिक यानी कि मेटासेंट्रिक, उप मध्य केंद्र यानी कि सब मेटासेंट्रिक, अग्रबिंदु यानी कि एक्रोसेंट्रिक, अंतः केंद्र यानी फेबोसेंट्रिक। अभी अपन देखेंगे, ठीक है। मध्य केंद्रिक यानी कि मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्र की मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, यानी मेटा यानी कि बीच में, है ना, बीच में स्थित होगा, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं की लंबाई जो है बराबर होगी, यानी कि जो P है वो क्या होगी, Q के बराबर होगी, है ना, ऐसी होगी। ये लो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर है। P आम और ये Q आम दोनों बराबर है, P और Q आम दोनों बराबर है। कब, जब वो मेटासेंट्रिक होगा। कैसा होगा, मेटासेंट्रिक। डायग्राम में देखें क्या मेटासेंट्रिक, ये रहा अपना मेटासेंट्रिक, दिख रहा है। मेटासेंट्रिक में ये जो आम है Q एंड P, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि P, अरे भैया कलर चेंज करना पड़ेगा, ये लो, यहां पर P बराबर Q होगा, है ना। इस वाली कंडीशन पे, मेटासेंट्रिक वाली कंडीशन पे P बराबर Q होगा, यही बात बोली हमने, है ना। अब नेक्स्ट देखें, सब मेटासेंट्रिक यानी कि थोड़ा सा बदलाव आने वाला है, थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। तो यहां पर देखें आप, कलर चेंज करके देखेंगे। उप मध्य केंद्रिक में सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, मध्य से, क्योंकि बीच में होगा तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा। हम बोल रहे हैं सब मेटासेंट्रिक, सब बोले तो थोड़ा सा ऊपर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी, यानी कि ये इस तरीके से होगा बच्चों, ये छोटी
यानी कि P, ये बड़ी यानी कि Q, यानी कि PQ है इस तरीके से। भाई P क्या है, Q से छोटी है, P Q से छोटी। ये वाला साइन जानते हो क्या, मैथ्स थोड़ी सी चाहिए होती है अपन को, मैथ्स के बिना कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। जो P है वो Q से छोटी हो गई ये, और ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, सब मेटासेंट्रिक। किधर है सब मेटासेंट्रिक, ये देखो है ना, ये हमारी रेड कलर, ये लो रेड कलर ले लिया, ये हो गई हमारी Q आर्म, ये हो गई हमारी P आर्म, यानी कि P जो है Q से छोटी है। ये छोटा मुंह यानी बंद मुंह होता है छोटे के लिए, खुला मुंह होता है बड़े के लिए। खुला मुंह यानी बड़ी चीज अंदर आ रही है, छोटा है यानी कि चीज अंदर नहीं जा पा रही है, ठीक है, मतलब छोटी जगह चाहिए, क्यों छोटी चीज के लिए, बड़ी जगह, बड़ी चीज के लिए बड़ी जगह। तो यहाँ पर ये छोटा है, आया समझ में। अब हम बोल रहे हैं आगे अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, बिल्कुल किनारे पे मिलेगा, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बड़ी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे, ये देखो ये रहा एक्रोसेंट्रिक। अब यहाँ पर क्या है, P जो है ज्यादा ही छोटी हो गई Q से, है ना, जो P है वो Q से क्या हो गई, ज्यादा ही छोटी हो गई। ऐसा ही बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही बोल रही हूँ, अपन ऐसा ही बोल रहे हैं ना। अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो P है Q से कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है, कब, एक्रोसेंट्रिक पोजीशन में, यानी कि देखो यहां पर आया ये नीचे किनारे की तरफ। अब क्या होगा, लास्ट वाला हम देखें, अंतः केंद्री, यानी कि हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये यहाँ पर फीबोसेंट्रिक की जगह आएगा टीलोसेंट्रिक, है ना, गलती हो जाती है कभी कभी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अंतः केंद्रीय यानी कि टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु शीर्ष पर स्थित होता है। लो, यानी कि ऊपर P वाली आर्म को हटा डाला इसने। तो पहले क्या हो रहा था, P एंड Q आर्म बराबर बोल रहे थे, फिर बोला कि P थोड़ी छोटी हो गई, Q बढ़ गई, बोला कि ठीक है चल जाएगा भैया P है, फिर बोला और छोटी हो गई P, Q बढ़ता जा रहा है। अब तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आई P गायब भी हो गई है, तो ये क्या बनाएगी हमारी एक्रोसेंट्रिक, ओ सॉरी टीलोसेंट्रिक, यानी कि नीचे वाले पार्ट पे, है ना, टीलोसेंट्रिक है। यहाँ पर P आर्म जो है वो गायब हो गई है, रोना आ रहा है बेचारी को, है ना, P आर्म जो है गायब हो गई है, और Q आर्म बड़ा खुश है, ये लो बिग स्माइल लो, है ना। Q आर्म जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और P आर्म लुप्त हो चुकी है। ये हो गया हमारा टीलोसेंट्रिक। समझ में आया, जो गुणसूत्र बिंदु इसके आधार पर क्या हुआ। अब देखेंगे सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रोबॉडीज, बहुत सारी झिल्ली आवतरित सूक्ष्म थैलियां जिसमें कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। ये पौधे व जंतु की कोशिकाओं में पाई जाती है। माइक्रोबॉडीज के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 8th चैप्टर जो है ये भी आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं अपने बस, बाकी सब चीज़ें समझ में आ रही है। अच्छे से नोट्स बना लेना है बच्चों, और हारना नहीं है। चीज़ें देखो, मैं आपको, जो बच्चा नहीं पढ़ के आया ना अभी तक भी, वो भी यदि इसको वीडियो को देखेगा ना तो उसको भी लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है, अरे ये तो मुझे समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जब जब अपन आगे आगे बढ़ेंगे, अरे इससे तो ये रिलेटेड था, इससे तो ये लिंकअप था, तो चीज़ें आपको समझने आने लगेगी। सीरियसली, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। देखो साइंस के बच्चों को पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमें चीज़ें बनानी है, हमें कुछ न्यू एडवेंचर्स करने हैं, हमें कुछ न्यू आविष्कार करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, सोसाइटी को कुछ देना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना भी पेशेंस नहीं कि ढीले ढागे सो रहे आराम से कर लेंगे ना, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है, पेशेंस रखना है कि आप कार्य कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस समय पेशेंस रखना है कि आप मेहनत करना मत छोड़ो, आप मेहनत करना मत छोड़ो, उस समय पेशेंस रखो। गेट इट। फिर मिलेंगे अपन नए चैप्टर के साथ में, जब तक हमें ये चैप्टर पूरा अच्छे से कर लेना है। प्रॉमिस और नॉट प्रॉमिस ना, आई नो दैट, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।